स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि वो जो बड़ा सा गेट होता है वो ओपन हो जाता है और उसमें से काफी सारे रियल वाले शैडो मोनार्च एशबॉर्न की जो पूरी आर्मी होती है वो वहां से बाहर निकलती है। तो वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में बाकी सभी लोग इस चीज को देखकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग अटैक करो इन लोगों के ऊपर। यहाँ पर जितने भी हंटर मौजूद होते हैं वो सभी के सभी अपने वीपन्स को निकाल लेते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी तभी इन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि कोई कोई नहीं हिलेगा, कोई मत हिलो, जो जहां पर है वहीं पर रहो। अब ये बात सुनकर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हम लोग उन लोगों पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, करना क्या है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो जिन्वो होता है उन सभी लोगों को इन लोगों पर अटैक करने के लिए मना कर रहा होता है। वो इन लोगों से कहता है कि जो लोग जहाँ पे खड़े हो वैसे के वैसे ही रहो, सभी लोग अटैक रोक दो, कोई भी इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर मिस्टर च्यूल भागते हुए जिन्वू के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों आप मना कर रहे हैं मिस्टर जिन्वू। जिन्वू उनका रिप्लाई देते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मिस्टर च्यूल। और तभी जो बेलियन होता है जो कि एक्चुअली में इस पूरी आर्मी का मेन लीडर है वो नीचे आ रहा होता है जिन्वू से बात करने के लिए। लेकिन बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा डर गए होते हैं क्योंकि उन लोगों को भी एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर चोई जो कि थोड़ा सा दूर होते हैं वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है, आखिरकार ये जिन्वू सोच क्या रहा है, क्या ये इतने सारे बीस्ट से अकेला लड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। बेलियन जो कि जिन्वू को ही देख रहा होता है और जिन्वू बेलियन को देख रहा होता है। एक्चुअली जिन्वू को भी अभी नहीं मालूम है कि आखिरकार बेलियन यहाँ पर करने के लिए क्या आया है, लेकिन वो इतना तो जानता है कि बेलियन एशबोर्न की शैडो के आर्मी का मेन लीडर है और जिन्वू भी बस बेलियन को ही देख रहा होता है। और तभी तभी बेलियन अपने घुटनों के बल जिन्वू के आगे बैठते हुए उससे कहता है, मेरा स्वागत कीजिए माय किंग, मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन। बेलियन की जो बाकी आर्मी होती है वो भी अपने घुटनों के बल बैठकर जिन्वू को ग्रीटिंग दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े कैमिस जितने पावरफुल बड़े बड़े जो ड्रैगन्स थे वो भी जिन्वू के आगे झुके हुए होते हैं। और इसके बाकी आर्मी के जितने भी लोग होते हैं जो आसमान में होते हैं, जमीन पे होते हैं, वो सभी के सभी जिन्वू के आगे झुके हुए होते हैं। जब इन लोगों का मेन लीडर ही जिन्वू के आगे झुक गया तो इन लोगों को तो झुकना ही पड़ेगा ना। बेलियन कहता है और मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा आपको अपनी शैडो आर्मी, द आर्मी ऑफ शैडोज। और बेलियन की जो ये आर्मी होती है ना गाइस वो बहुत ज्यादा ही भयंकर होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और इसकी आर्मी में जो एक एक शैडो सोल्जर है ना वो पता नहीं एस रैंक के हंटर से कितना ज्यादा ताकतवर है। मिस्टर च्यूल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर वो देख रहे हैं ना उन्होंने इस चीज को तो कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, धरती पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यही सेम सिचुएशन बाकी सभी हंटर्स की भी होती है। थॉमस एंड्रे एस रैंक का हंटर जो लैनहार्ट होता है उससे बोलता है कि जो मैं देख रहा हूँ तुम भी वही देख रहे हो ना। जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ यार, हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ। जिन्वू भी एशबॉर्न की जो कंप्लीट आर्मी थी उसी को देख रहा था। उसके अंदर जो कैमिस ड्रैगन थे जो कि इन लोगों के पास 3 थे, जिन्होंने उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इसमें जो सिंगल बीस्ट है वो पूरी इंसानियत को ही इस धरती से मिटा सकती थी और इन लोगों की आर्मी में वो 3 है। ओ तो ये है द रियल आर्मी ऑफ शैडोज। ओ तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मर मोनार्च ऑफ शैडोज थे यानी कि एशबॉर्न, उन्होंने अपनी आर्मी अब मुझे दे दी है। और ऐसा नहीं है कि जिन्वू की आर्मी में खतरनाक खतरनाक शैडो सोल्जर्स नहीं है, जिन्वू ने भी अपनी आर्मी को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लिया है। और अब इन लोगों की भी आर्मी जिन्वू की शैडो सोल्जर से मिलेगी तो पता नहीं क्या तबाही आने वाली है। वो तो हम लोग को आगे के एपिसोड में देखने के लिए ही मिलेगा। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन का, जहां पर एक इमरजेंसी रिस्पांस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई होती है। यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि जो फॉरेन मीडिया है जो हमारे यहाँ पर रिसेंटली इवेंट हुआ है उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। उस चीज के बारे में वो लोग स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या है। और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है वो हमसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार सांग जिन्वू कहाँ पर है। सिटी हॉल भी हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या हम लोग सिविलियंस को वापस भेज दे सिटी में। साथ ही में जो एक पॉपुलर शो है द जिम्मी शो, उसके जो होस्ट है वो मिस्टर सांग जिन्वू का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तभी मिस्टर च्यूल
कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये जिम्मी मम्मी कौन है, ये जो भी हो उससे बोल दो कि अगर उसको जिन्वू का इंटरव्यू लेना है ना तो खुद ही ढूंढ ले कि जिन्वू कहाँ पर है। मिस्टर च्यूल के साइड में बैठा हुआ जो मेंबर होता है वो कहता है कि हंटर सांग जिन्वू के बीस्ट्स को उसी समय आना था क्या वहाँ पर, जिसपे मिस्टर च्यूल उनसे कहते हैं तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन बीस्ट्स को वो जो कोलेसल गेट है उसके अंदर से बाहर आना चाहिए था। जिसपे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि तुम जानते हो कि अगर हमको जो मरे हुए हंटर्स हैं उनकी फैमिली की तरफ से कॉल आ रहा हो तो उसकी जगह पर हम लोगों को ये जो सिली इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट है इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है अगर हम थोड़े बहुत बिजी हो जाएंगे तो क्या इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को, इन सब चीजों का एंड नहीं हो जाएगा इससे। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे होते हैं उस कॉलेजल गेट के अंदर से थाउजेंड ऑफ बीस्ट्स बाहर आए और मिस्टर सांग जिन वू ने उन लोगों को अपनी आर्मी में ऐड कर लिया। आखिरकार उन्होंने ये ऐसा किया कैसे, आखिरकार उन सब चीजों को मैनेज कैसे कर पाए, आखिरकार चल क्या रहा है, मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद मिस्टर च्यूल उन लोगों को आगे कहते हैं कि हाँ मैं भी ये जानता हूँ कि मिस्टर जिनवू इस तरीके से एकदम से वहां से गायब हो गए, सारी अटेंशन उन्हीं की तरफ आ गई, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है ना जब वो इस तरीके से गायब हो गए हैं। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। हम लोग को इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए और अगर हंटर एसोसिएशन इन सब चीजों को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। जिसपे वो मेंबर मिस्टर च्यूल से माफी मांगता है और फिर ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। मिस्टर च्यूल राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वो तो अपने मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि वैसे आखिरकार मिस्टर जिन्वू है कहाँ पर इस समय। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर ही आ गया था और उसके सामने उसकी कंप्लीट जो शैडो आर्मी होती है वो होती है, यानी कि जो बेलियन है उसकी भी आर्मी और जिन्वू की खुद की भी आर्मी। बेलियन जिन्वू से कहता है कि अपनी एक आर्मी को दो हिस्सों में बांटना, इस टाइप की ट्रेनिंग तो मुझे आज से पहले कभी नहीं दी गई है और मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई भी नहीं है। जिसपे जिन्वू उससे कहता है हाँ जानता हूँ लेकिन अंत में तो ये लोग मारे ही जाएंगे। और तभी बेरू जिन्वू के पास आता है और उसे कहता है कि माय किंग, मेरी इच्छा है कि मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए टेस्ट दूं, तो मैं ग्रैंड मार्शल के पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूं। ये बात सुन के तो बेलियन भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कौन आ गया, अब इसे क्या चल गया चस्का। और उससे ज्यादा हैरान तो जिन्वू होता है क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि क्या टेस्ट। बेरू कहता है कि हाँ एक कमांडर के तौर पर मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। जिन्वू भी मुस्कुराते हुए कहता है ओ तो दो कमांडर के बीच में बैटल, तो ये बात है। और फिर क्या जिन्वू भी मान जाता है और फिर शुरू होती है बेलियन और बेरू की फाइट। तो बेरू अपने आप को वार्म अप करते हुए बहुत ज्यादा तेजी चिल्लाता है और इस तरफ बेलियन जो अपने आप को वार्म अप करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी यार, बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड थी ये। मतलब जब वो बंदा अपनी पूरी स्वॉर्ड निकालता है ना तो वो उससे भी ज्यादा लंबी स्वॉर्ड थी, उसके पूरे शरीर से ज्यादा। अब इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचते हो कहता है ये तो एक ग्रीस की तरह बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी तो स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा लंबी है और बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही है एक ग्रीस की तुलना में। तो ऐसा लगता है कि इसकी जो खासियत है वो ताकत है ना कि स्पीड। और दूसरी तरफ बेरू जिसकी खासियत है स्पीड, और अगर ऐसी बात है तो बेरू के थोड़े बहुत चांस तो है जीतने के। इस तरफ बेरू काफी ज्यादा तेजी से बेलियन की तरफ बढ़ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। बेलियन भी तैयार होता है उसके अटैक को डॉच करने के लिए और उससे लड़ने के लिए। बेरू उसके जैसे ही करीब आता है बेलियन अपनी स्वॉर्ड से पता नहीं कितना ज्यादा तगड़ा अटैक करता भाई, ये वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक था। वो पूरी स्वॉर्ड को घुमा सा देता है, मतलब जैसे वो लोहे की रॉड टाइप नहीं होती है उस टाइप की पूरी स्वॉर्ड उसकी बहुत लंबी हो जाती है और जितनी तेजी से वो अटैक करता है ना, मतलब बहुत तेजी से अटैक करता है यार। वो चारों तरफ की जहां पर उसकी स्वॉर्ड टकराती है ना वहां पर जमीन ही उखड़ जाती है पूरी पूरी। अब इस वाले अटैक को देखकर तो बेरू की भी हालत खराब हो जाती है, वो कहता है कि क्या है ये। लेकिन बेरू को तो उसकी पोजीशन पानी थी, वो हार कहाँ मान सकता था और वो फिर काफी ज्यादा तेजी से जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन बेलियन बेलियन है यार, वो उसके ऊपर अटैक करता है बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा नॉर्मल सा अटैक। अब इस चीज को देखकर जिनको अपने मन में सोचते कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई क्या, इसने तो बेरू की स्पीड को एकदम यूजलेस सा कर दिया। और इसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत बेहतरीन। बेरू बेचारा सामने पड़ा हुआ होता है और बेलियन उसके सामने होता है, एकदम हीरो की तरह खड़ा होता है। बेरू बेचारा क्या ही कर पाता। वो जिन्वू बेलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन सबसे भी ऊपर इसका जो सिंगल अटैक है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरी धरती को हिला के रख दे। और वैसे भी है तो ये ग्रैंड मार्शल ना, लेकिन फिर भी उसको अलर्ट रहना चाहिए। और तभी हम लोग बेरू को देखते हैं जो इसने की अभी हार नहीं मानी थी।
वो काफी ज्यादा स्पीड से जाता है और बेलियन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इसी नहीं पर ही कट होता है। इस तरफ एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कोरिया की हेल्प करने के लिए आए हुए थे वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे अपनी कंट्री वापस जाने के लिए। तभी हम लोग एस रैंक के हंटर ल्यू जियांग को देखते हैं और यहाँ पर आसपास काफी सारे मीडिया वाले आए हुए थे जो कि इन सभी हंटर्स की फोटो वगैरह ले रहे थे और ल्यू जियांग भी एक स्माइल देते हुए उन सभी को एक अच्छी फोटो दे रहा था ताकि ये लोग अपने न्यूज़पेपर में छाप सकें। वैसे काफी सारे लोग कोरिया के आपके इस तरीके से हेल्प करने में आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने कोरिया की इस तरीके से मदद करने के लिए हाँ भर दी और आप यहाँ पर आए। लेकिन काफी सारे लोग अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वैसे क्या आपको एक दूसरी कंट्री की मदद करनी चाहिए? इसके रिस्पॉन्स में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये बात सुन के लिन जियांग थोड़ा सा भड़क सा जाता है और उस रिपोर्टर से कहता है आखिरकार कौन बेवकूफ ऐसी बेवकूफी बात कहेगा? ये बात सुन के रिपोर्टर कहता है क्या आई एम सॉरी मतलब जिस पे लिंग जियांग उससे कहता है कि मेरे को लगता है कि उन बेवकूफ लोगों को मैप देखना चाहिए, शायद उन लोगों ने इससे पहले मैप देखा नहीं है कभी और इस चीज पे बस एक बार नजर डालना है कि आखिरकार कोरिया से ऊपर कौन सा देश है, जाके मैप देखो और अगर वो बेवकूफ ऐसी बेवकूफी भरी बातें दोबारा से करे तो उनको जाकर ऐसा कुछ बोल देना, समझे? मैं लिंग जियांग उस चीज को रोकने में कॉन्फिडेंस नहीं था और इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए गया था और अगर किसी बेवकूफ को इस चीज से भी प्रॉब्लम है तो उनको बोलो कि खुद ही जाकर बीस्ट से लड़ लें। और तभी वो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके आसपास जो लोग होते हैं उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उनके सामने एक्चुअल में एक बहुत बड़ा गेट था वो ओपन हो रहा था। अब इस चीज को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ये सीन यहाँ पर कट होता है। इस तरफ हम लोग दूसरे मोनार्च एंटेरिस को देखते हैं जिसके पास योगुनु आता है। एंटेरिस से बोलता है कि तो क्या हुआ, तो क्या शैडो मोनार्च हमारे खिलाफ हो गया? बहुत बेहतरीन, उसे तो मैं खुद ही देख लूंगा, बाकी लोग वहीं रहें, हम और भी ज्यादा लॉसेस नहीं झेल सकते हैं, लड़ाई की तैयारी करो माई सोल्जर्स। और बहुत बड़े बड़े उसके पीछे जो ड्रैगन्स होते हैं वो सभी के सभी जग जाते हैं। इस तरफ फिर से हम लोग बेरू और बेलियन की फाइट को देखते हैं। बेलियन ने बेरू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और बेरू सिर्फ उसके अटैक से बच ही रहा था किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो हार मानने के तैयार ही नहीं था। बेरू जिन्हू से कहता है कि माई किंग मैं अभी भी लड़ना चाहूंगा। जिन्हू बेरू से पूछता है कि लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार तुमको ग्रैंड मार्शल की पोजीशन चाहिए ही क्यों? बताओ बेरू। जिसपे बेरू उससे कहता है क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साइड में रहूं फाइट के दौरान और आपकी सेवा करता रहूं। जिसपे जिन्हू से कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो वैसे जो ग्रैंड मार्शल है वो मेरे राइट में खड़ा होगा और तुम मेरे लेफ्ट में रहोगे। अब ये बात सुनकर बेरू तो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि माई किंग। बेचारा वो रोने लगता है। जिन्हू से कहता है कि नहीं 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 ये सब मत करो। तभी इग्रीत भी जिन्हू के पीछे से आता है और वो जिन्हू से बोलता है कि माई किंग मैं भी यहाँ पर इनको चैलेंज करना चाहूंगा। इसके आगे कुछ बोल पाता, जिन्हू से कहता है कि नहीं 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 तुम मेरे पीछे ही रहो। तभी जिन्हू को कुछ आवाज सी आती है, वो साइड में देखता है तो उसके जो काफी सारे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो कुछ तो कर रहे थे। अब जिन्हू उस तरफ बड़े हैरानी से देखता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और जब जिन्हू ध्यान से देखता है तो एक्चुअल में देखता है कि यहाँ पर जो 3 कैमिस जैसे बड़े बड़े ड्रैगन थे उनमें से जो 2 ड्रैगन थे वो अपने मुंह से काफी ज्यादा तेजी से आग निकालते हैं आसमान की तरफ, जो कि काफी ज्यादा ऊंची जाती है। तीसरा वाला जो ड्रैगन होता है वो ट्राई करता है बट उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है और फिर टस्क की बारी आती है। तो एक्चुअल में इन लोगों को टस्क ने ही चैलेंज किया था मजे लेने के इन लोगों के कि कौन सबसे ऊंचा फायर फेंकता है। और फिर टस्क की बारी आती है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की और वो जिन्हू का जो ऑर्ब होता है ना उसको निकाल लेता जो कि जिन्हू ने उसे दिया था और उसका इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा तगड़ी आग फेंकता है जो कि बहुत ज्यादा ही ऊपर चली जाती है। जो ये ड्रैगन होते हैं वो भी कहते हैं हाँ ठीक है। और टस्क अब अपने एटीट्यूड में आ जाता है कि देखा मैंने तो बहुत बेहतरीन किया। वो तो अलग ही चौड़ में चल रहा होता है। उसका तो एटीट्यूड मतलब एकदम हाई वाले लेवल पे हो गया होता है, एकदम हाई लेवल पे। और टस्क के जो बाकी साथी होते हैं वो भी भाई फुल उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि है टस्क बाबू जीत गए, टस्क बाबू जीत गए। और फिर वो ड्रैगन टस्क के पीछे लग जाते हैं कि सर हमें भी सिखा दो। लेकिन टस्क तो भाई उसका अलग ही भाव चल गया होता है, वो तो अलग ही भाव में होता है, उसका भाव बढ़ गया होता है। देख रहे हो इसका एटीट्यूड लेवल। चिंबू भी ऐसा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचते रहता है वैसे क्या इसने ऑर्ब का इस्तेमाल करके चीटिंग नहीं की। पर जिन्वू क्या इन लोगों को एंटरटेन करने दो। और फिर जिन्वू थोड़ा सा आगे जाता है तो यहाँ पर जो बाकी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी काम वगैरह कर रहे होते हैं। जिन्वू बेलियन से पूछता है कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। बेलियन उसको बताता है ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉल हाउस बना रहे हैं
ताकि जब तक आप यहाँ पर रहें तो आराम से रह सकें। जिनको कहता है कि वैसे क्या बेरू ने इनको करने के लिए ऐसा कहा है, और फिर ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।